नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के बारे में। पिछले 3-4 लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि भाई पोलर प्लॉट को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बात करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर नाइक्विस्ट क्राइटेरियन की मदद से स्टेबिलिटी फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो इन पर्टिकुलर टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्टेबिलिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, ये नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी का जो टॉपिक है वो 3-4 लेक्चर चलेगा, बाद में हम बॉडी प्लॉट को डिस्कस करेंगे। सो स्टेबिलिटी जनरली डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ आवर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये हमने पहले से ही डिसाइड किया है कि भाई जब भी हमने राउथ-हर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरियन से स्टेबिलिटी फाइंड करी थी तब मैंने आपको बताया था कि आपको स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे वो पता चलेगा बाय द लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। या वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, या तो वो राइट हैंड साइड पे है, या तो हमारी वो जे ओमेगा एक्सिस पर है। उस पे से हम डिसाइड करेंगे हमारी सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल। ठीक है, नाउ द नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन डिटरमाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम from its open loop frequency response and the open loop poles। ठीक है, अब जब नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन की बात करते हैं तो हमें क्लोज लूप सिस्टम हमारी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो ओपन लूप सिस्टम है उसकी जो पोल्स है उसकी लोकेशंस की मदद से हम फाइंड करेंगे कि हमारा क्लोज लूप सिस्टम का बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, तो जब भी हम नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन डिस्कस करेंगे तब ये वाला पार्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ ओपन लूप पोल्स है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें फाइंड करना है। इन दैट वे वी कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी भी पॉइंट पर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप मुझे मैसेज करके फिर से पूछ सकते हो, क्योंकि ये वाला पार्ट है, ये वाला लेक्चर है और जो 2-3 लेक्चर होने वाले हैं थोड़ा सा टफ रहेंगे with respect to whatever we have done in root locus or the Rath-Hurwitz stability criterion or whatever it is। ठीक है, सो ये 2-3 लेक्चर में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड होना पड़ेगा। नाउ इट रिलेट्स द ओपन लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ योर जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा टू द नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑफ 1 plus GS into HS that lies in right half of S plane। Okay, now we have to consider a function q of s that can be expressed as, and that q of s is nothing but s minus alpha 1, s minus alpha 2, so on up to s minus alpha m, same in denominator s minus beta 1, beta 2 up to beta n। Here we are having m number of zeros and n number of poles। ठीक है, अब q of s is nothing but our open loop transfer function g of s into h of s only। ठीक है, उसको मैंने लिखा है एज अ q of s, और हमारे पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है m नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड n नंबर ऑफ पोल्स है। ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड पोल्स की वैल्यू क्या रहेगी? बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा n। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई हमारा जो s है यानी कि हमारा आइदर ज़ीरो और आइदर पोल इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ नथिंग बट रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। इट मीन्स सिग्मा प्लस जे ओमेगा। इट मीन्स कि हमारे पास डिनोमिनेटर में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो आंसर आएगा वो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो इट मीन्स आवर फंक्शन q ऑफ s इज ऑल्सो गोइंग टू बी द कॉम्प्लेक्स, एंड लेट्स से इट इज u प्लस jv। ठीक है, यहाँ पर हमारा रियल पार्ट है उसको हम u बोल रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को v बोल रहे हैं। ठीक है, सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इसका अगर हम फाइंड करेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि q ऑफ s इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ दिस टर्म s, एंड s इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो योर q ऑफ s इज ऑल्सो गोइंग टू बी द कॉम्प्लेक्स, दैट विल बी u प्लस jv। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट फॉर एवरी पॉइंट s इन द s प्लेन एट विच qs इज एनालिटिकल देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इन द qs प्लेन। नाउ लेट अस ट्राई टू टेक दिस कंटूर। यहाँ पर मैंने एक कंटूर, यहाँ पर एक लूप कंसिडर किया है
जो मैंने एस की डिफरेंट वैल्यू पर प्लॉट किया है. ओके, दिस इज नथिंग बट इफ आई टेक द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एस, आई विल कंसिडर दिस मच ऑफ लूप. ठीक है, मैंने एस की डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ पर फाइंड किया है हमारा एस माइनस अल्फा 1, एस माइनस अल्फा 2, एस माइनस अप टू अल्फा एम. ठीक है, इसको अगर मैं एस प्लेन में ड्रॉ करूँगा तो मुझे मिलेगा उसका रियल पार्ट, अकॉर्डिंगली इमेजिनरी पार्ट से ड्रॉ करूँगा तो ये लूप मिल रहा है. ठीक है, ये एस की डिफरेंट वैल्यू के लिए, यहाँ पर लेट से एस की डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ पर S2 है, S3. ठीक है, एस की डिफरेंट वैल्यू पर मैंने ड्रॉ किया है और वो मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है. कॉरस्पॉन्डिंगली एस की डिफरेंट वैल्यू पे मुझे क्यू एस की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी. उसको अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ सो लेट से वो मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है. ठीक है, so this is S plane, corresponding QS plane is given right here. Let's say at some point the value of S is S1. Corresponding I am getting the value of QS1. Let's say this is the same point, QS1. Same way for S2 I am getting QS2, S3, S4 up to Sn. Okay, so n different values of S I am getting n different values of QS. ठीक है, तो उसको मैं ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा कंटूर है उसको मुझे मिल रहा है. यहाँ पर हमें क्या बोला है, फॉर विच क्यू एस शुड बी एनालिटिकल. अब एनालिटिकल फंक्शन है उस पर मैं नहीं घुसने जा रहा हूँ, लेकिन सिंपली हम बता सकते हैं कि भाई हमारा जो डिनोमिनेटर है, लेट्स से व्हेन माई एस इज इक्वल टू बीटा 1, सो एट दैट पॉइंट बीटा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस फंक्शन क्यू एस विल बिकम इनफाइनाइट. सो उस पॉइंट पे हमें नहीं फाइंड करना है जहाँ पर इट मीन्स जो सिंगुलर पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट मीन्स व्हेन एस इज इक्वल टू बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 अप टू बीटा एन. उस पॉइंट पे हमें क्यू एस की वैल्यू क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी. तो उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई उस सिंगुलर पॉइंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे. ऑल अदर पॉइंट्स विल बी कंसिडर. ठीक है, now function QS maps S plane into the QS plane. ठीक है, तो यानी कि S की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमें कोई QS मिल रहा है. यहाँ पर शेप डजेंट मैटर, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भाई हमने S की ऐसे क्यू वैल्यू कंसिडर की है, उसको अकॉर्डिंगली हमें जो QS प्लेन मिल रहा है वो ओरिजिन के अराउंड मिल रहा है. ठीक है, अब ये Q मिल रहा है S प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके अगर हम QS प्लेन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो हमें कंटूर मिलेगा वो अराउंड ओरिजिन क्यों मिल रहा है. दैट विल बी अ न्यू टॉपिक फॉर अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. ठीक है, हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं करेंगे, वो आप मैथमेटिक में कर सकते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो मैनी पीपल्स हैव डन दैट व्हेन एवर वी आर डूइंग सच काइंड ऑफ एनालिसिस, उसका जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा. सो उसको एक्सेप्ट करके हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम उसी फंडा को यूज़ करके स्टेबिलिटी में कैसे जा सकते हैं. ठीक है, सो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई हमारा डिफरेंट एस वैल्यू पर ये वाला कंटूर मिल रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू एस कंटूर मिल रहा है, वो मुझे ओरिजिन के कॉरस्पॉन्ड मिल रहा है, ओरिजिन के अराउंड मिल रहा है. ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं. हमारा कंसर्न है स्टेबिलिटी फाइंड करने का, नहीं कि ये कैसे आ रहा है. ठीक है, ये भी हम समझेंगे. नाउ लेट्स से the contour in S plane which does not pass through any singular point, there is corresponding a contour in QS plane. जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि भाई यहाँ पर S की वैल्यू B1 नहीं हो सकती, B2 नहीं हो सकती. ओके, ये सिंगुलर पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट होगा, सो दैट correspond a contour in a QS plane. ओके, नाउ वी विल नॉट नेसेसरी बी इंटरेस्टेड इन द शेप ऑफ द कंटूर. तो हमें इसके शेप से कोई लेना देना नहीं है कि भाई हमारा QS प्लेन है, उसका जो एनसर्कलमेंट यहाँ पर हो रहा है ओरिजिन का, उसका शेप कौन सा है. अब नया वर्ड अभी मैंने बोला वह था एनसर्कलमेंट. नाउ एनसर्कलमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइक्विस्ट प्लॉट. और वो क्या है उसके बारे में भी हम आज में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो हमें इसके शेप से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमें क्या किससे लेना देना है, एनसर्कलमेंट से. ठीक है, एनसर्कलमेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं. सो वी विल नॉट नेसेसरी बी इंटरेस्टेड इन द शेप ऑफ द कंटूर. शेप कैन बी एनीथिंग. ओके, बट इट विल बी अ क्लोज्ड पाथ. ओके, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये क्लोज पाथ है. यहाँ पर डायरेक्शन देखो,
तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो यहाँ पर भी आपको सेम डायरेक्शन मिलेगी। ओके, सो दिस विल बी अ क्लोज्ड पाथ इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा अभी हम डिस्कस करते हैं। Now our aim is to detect how we are going to detect by the graphical method, that is our Nyquist plot, that will be a graphical method कि भाई हमारे कितने नंबर ऑफ पोल से वो राइट हैंड साइड पे है, कितने नंबर ऑफ पोल से वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड करेंगे हमारी सिस्टम स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। If there are any poles of closed loop system in a right hand half plane, it means we can comment on the stability, that whether our system is going to be stable, unstable or the marginally stable. So now let us ask some of the questions which will be going to be very important. So the first question is what does it mean when we say the QS plane contour encircle the origin? ठीक है, तो जब हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो QS प्लेन में जो कंटूर है इट इज गोइंग टू एनसर्कल द ओरिजिन। ओके, द सेकेंड थिंग इज कंसिडर द केस व्हेन S प्लेन कंटूर इंक्लूड्स ओनली वन ऑफ द जीरोस ऑफ QS। ओके, सो इट मीन्स कि भाई हमारा जो कंटूर है इट विल गोइंग टू एनसर्कल ओनली वन ऑफ द जीरोस। लेट्स से यहाँ पर कोई जीरो है, उसकी वैल्यू है अल्फा 1। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम अल्फा 1 को कंसिडर करें और हमारा जो S प्लेन, S की डिफरेंट वैल्यू पे हमारा जो कंटूर है वो कुछ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, वो हमारे कोई एक जीरो की जो वैल्यू है उसको एनसर्कल कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है। ठीक है, उस केस में क्या होगा अभी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कंसिडर दिस केस। ओके, और हमारे जो दूसरे पोल N0 है वो है बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 2, उसको एनक्लोज नहीं कर रहा है, सिर्फ एक जीरो है उसको ये एनक्लोज कर रहा है। Okay, now all other poles and zeros are outside the contour, so you can see all other zeros and poles are outside of this contour. Okay, at this point if we are interested to find the magnitude of Q of S, that can be nothing but here. So इसका अगर मुझे magnitude find करना है वो कैसे करेंगे, magnitude of numerator divided by the denominator. Okay, so that can be written as this. नाउ कंसिडर दिस केस कि भाई हमारे पास एक कंटूर है, उसमें हमारा एक जीरो है वो एनसर्कल हो रहा है, बाकी के जो पोल एंड जीरो से वो आउटसाइड ऑफ द कंटूर है। नाउ लेट्स से कंसिडर दिस वैल्यूज ऑफ S राइट हियर। नाउ दिस इज द जो रेड पेन से मैंने दिखाया है कि जहाँ पर हमारा S की डिफरेंट वैल्यू पर ये हमारा कंटूर मिल रहा है। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे S की कोई डिफरेंट वैल्यू होगी। सो लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट है S, उसको हम कंसिडर करते हैं। सो एज द पॉइंट S फॉलो द पाथ इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन भी बताई है कि भाई इट विल गोइंग टू फॉलो अ पाथ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द S प्लेन कंटूर, योर फेजर S माइनस अल्फा 1। सो हमारा जो जीरो है उसकी वैल्यू क्या है, अल्फा 1। यहाँ पर अगर पॉइंट है S है, सो ये फेजर क्या हुआ, S minus alpha 1. So this S minus alpha 1 generates a net angle of minus 2 pi, while all other phasors generate zero net angle. अब minus 2 pi कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने अभी बोला कि भाई ये वाला जो फेजर है that will generate a net angle of minus 2 pi। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन में एनसर्कलमेंट हो रहा है, सो अगर इस डायरेक्शन में आगे जाएगा ये फेजर और फिर से इस पॉइंट पर लौटेगा तो कितना एंगल है वो जनरेट होगा, दैट एंगल विल बी 2 पाई एंड इट इज़ गोइंग टू बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए हम माइनस 2 पाई कंसिडर कर रहे हैं। अगर काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो फिर प्लस 2 पाई कंसिडर करेंगे। अब ये एंगल आप देखिए, यहाँ पर है मेरा ये फेजर S माइनस अल्फा 1। ठीक है, ये कैसे रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, फिर ये पूरा घूम के फिर से इस वाले पॉइंट पे आ रहा है। इसका मतलब एक हमारा जो एनसर्कलमेंट है वो हो रहा है किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट इज वाई वी आर टेकिंग S माइनस अल्फा 1, इट विल गोइंग टू जनरेट अ नेट एंगल ऑफ माइनस 2 पाई। ठीक है, तो इस जीरो के लिए हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस पॉइंट बीटा 1 के लिए।
तो इस बीटा 1 पॉइंट के लिए हमारा फेजर बनेगा, वो फेजर है ये, और ये फेजर को बोलेंगे हम एस माइनस बीटा 1। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना जो एंगल है वो जनरेट हो रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और फिर से इसी पॉइंट पे हम आगे आएंगे तो हमारा फेजर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पर चेंज हो रहा है, लेकिन एंगल की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर है। अब इस पाथ को फॉलो करना है तो एंगल ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूम के फिर से यहाँ पर आएगा। इसका मतलब है हमारा जो रिवोल्यूशन एंगल है, नेट एंगल जनरेट यहाँ पर कितना हो रहा है, 0, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, सिर्फ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। एनसर्कलमेंट है वो नहीं हो रहा है। लेकिन अल्फा 1 के केस में क्या हो रहा था, यहाँ से पूरा घूम के फिर से यहाँ पर आ रहा था, तो नेट एंगल हमारा -2π जनरेट हो रहा था। लेकिन इस वाले फेजर की अगर मैं बात करूँ सो ये सिर्फ ऐसे होके ऐसा आएगा, ठीक है। सो इसका नेट एंगल जो जनरेट होगा वो होगा 0। सेम कॉरस्पॉन्डिंग में बीटा 2 की बात करूँ या फिर अल्फा 2 की बात करूँ, वो नेट एंगल जनरेट कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट QS फेजर ऑल्सो अंडरगोज अ नेट फेज चेंज ऑफ -2π, क्योंकि यहाँ पर हमने हमारे पास अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 था, हमारे जितना नंबर ऑफ पोल्स थे, जितना नंबर ऑफ जीरोस थे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था वो कितना मिला, -2π। इट मीन्स इस प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो QS मिल रहा है, दैट फेजर ऑल्सो अंडरगोज अ नेट फेज एंगल ऑफ -2π, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंगल कितना मिलेगा हमें, -2π, ठीक है। सो and if I want to find the tip of the QS phasor, so let us talk about this point QS. So that will be going to describe a closed loop contour about the origin of the QS plan in the clockwise direction. तो यहाँ पर भी जो हमारा, अगर हम 0 की बात करें तो वो भी हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। अगर इस पॉइंट QS की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ मुझे मैग्नीट्यूड मिलेगा, अकॉर्डिंगली मुझे फेज एंगल QS भी मिलेगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पर -2π क्यों आ रहा है और यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में होता तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर QS प्लेन में भी हमें डायरेक्शन कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। फर्दर इफ एस प्लेन कंटूर एनक्लोज 2 zeros, सो हमने जो प्रीवियस केस जो पढ़ा उसमें हमने सिर्फ एक 0 देखा था। नाउ व्हेन आवर एस प्लेन कंटूर एनक्लोज 2 zeros, सो दिस विल बी द केस, ओके। सो लेट्स से माय 1 0 इज राइट हियर, another 0 is right here, and my contour is something like this, okay. This will be my real axis, j omega axis. So in that case the QS plane encircle the origin twice, again in the which direction, the clockwise direction, okay. So generally we can say the total number of encirclement will be n0. So number of zeros यहाँ, so ये हमने S प्लेन की बात की, ठीक है। अगर मैं QS प्लेन की बात करूँगा, ठीक है, सो उस केस में क्या होगा, सो अगर हमारे पास 2 zeros है, सो QS प्लेन एनसर्कल द ओरिजिन ट्वाइस, सो उसका एनसर्कलमेंट मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन भी कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा मुझे मिलने वाला है। सो अगर हमारे पास 2 पोल्स है जो एनक्लोज हो रहे हैं एस प्लेन से, उसका मतलब जब भी हम QS प्लेन उसका बनाएंगे, सो उसका कंटूर है दैट विल गोइंग टू एनसर्कल द ओरिजिन ट्वाइस। तो यहाँ पर ओरिजिन एक बार एनसर्कल हो रहा है और दूसरी बार भी हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास n नंबर ऑफ जीरोस होते, सो उसका मतलब हमारा जो ओरिजिन है वो n नंबर ऑफ टाइम्स है वो एनक्लोज्ड होता, ठीक है। इट मीन्स हमें कितने एनसर्कलमेंट मिलते, n एनसर्कलमेंट। सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ एनसर्कलमेंट्स, ओके, वेरी इजी, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मिलेगा, okay. Now if the contour does not encircle or enclose any poles and zeros, the corresponding contour in the QS will not encircle the origin. So let's say हमारा जो कंटूर है वो यहाँ पर है, ये रेड पेन वाला है वो नहीं है, यहाँ पर कोई कंटूर है जो कोई जीरो और पोल को
एनक्लोज नहीं कर रहे हैं। सेम वे यहाँ पर कोई है और यहाँ पर कोई है, सो इस केस में हमारा जो पोल और ज़ीरो है वो एनक्लोज नहीं हो रहे हैं। उस केस में हमारा जो QS प्लेन में कंटूर मिलेगा वो भी ओरिजिन को एनसर्कल नहीं करेगा, वो कहीं भी मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नाउ अगेन इसके शेप कोई भी हो सकता है, अभी हम शेप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ एनसर्कलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। सो ये हो गया ज़ीरो के केस में कि भाई हमारे पास एस प्लेन में कोई कंटूर है वो ज़ीरो को एनक्लोज कर रहा है, सो उस केस में हमारा जो QS है वो कैसा मैप होगा। सेम बात करते हैं व्हाट अबाउट द एनसर्कलमेंट ऑफ पोल इन एस प्लेन, कि भाई हमारे पास पोल है, ठीक है, उसको हमारा जो एस प्लेन में जो कंटूर है वो एनक्लोज कर रहा है, उस केस में क्या होगा। नाउ कंसीडर द एनसर्कलमेंट ऑफ पोल S इज इक्वल टू β1 बाई एस प्लेन कंटूर। तो सो सेम एक केस कंसीडर करते हैं जिसमें हमारे पास β1 एंड β2 पोल से α1 α2 है वो जीरोस है। इस केस में क्या कर रहे हैं, हमारा जो β1 पोल है उसको एनक्लोज कर रहा है एस प्लेन, ठीक है। सो उस केस में उसका फेजर क्या बनेगा, S माइनस β1। अभी फिर से सेम बात कर रहा हूँ मैं कि भाई ये β1 यहाँ पर फेजर है, ये डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल जनरेट करेगा, सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के -2π वो एंगल है नेट एंगल, उसको जनरेट करेगा, ठीक है। β1 की अगर मैं बात करूँ, सेम α1 की बात करूँगा तो फिर से सेम केस रहेगा, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, फिर से ऐसे आ जाएगा, सो नेट एंगल जनरेट कैसा होगा, ज़ीरो होगा। सेम β2 का भी नेट एंगल जनरेट कैसे होगा, ज़ीरो एंगल जनरेट, सेम फॉर α2। सो टोटल एंगल जनरेट कितना होगा, -2π। लेकिन इस बार ये पोल की वजह से है, नहीं कि ज़ीरो की वजह से, ठीक है। सो द फेजर S माइनस β1 जनरेट्स एन एंगल ऑफ -2π along द क्लोज्ड पाथ। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग टू QS, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम QS प्लेन बनाएंगे, सो दैट विल गोइंग टू एक्सपीरियंस एन एंगल ऑफ +2π, बिकॉज इन अवर वी कैन से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, okay, or the closed loop transfer function, zeros will be in numerator and poles will be in denominator। so ये किसके corresponding एंगल है, पोल्स के corresponding, so वो कहाँ पर आएगा, वो डिनोमिनेटर पे आएगा। लेकिन एंगल की अगर हम बात करें उसको न्यूमरेटर पे ले जाएंगे तो -2π विल बी माइनस ऑफ -2π एंड दैट विल बी +2π, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट वन काउंटर क्लॉकवाइज एनसर्कलमेंट ऑफ द ओरिजिन। सो प्रीवियस केस में जब हम जीरो का एनसर्कलमेंट कर रहे थे तब हमें यहाँ पर QS प्लेन में जो एनसर्कलमेंट ओरिजिन का मिल रहा था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर था, लेकिन यहाँ पर जो मिलेगा वो होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये डिफरेंस रहेगा जब हम पोल की बात करते हैं और जीरो की बात करते हैं। ओनली द डिफरेंस विल बी द एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन in QS plane will be counterclockwise encirclement in case of pole and clockwise encirclement in case of your zero, okay। so in short we can say, so therefore if there are p number of poles and z number of zeros of QS encircled by S plane contour, then following, or we can say the corresponding QS plane contour must encircle the origin। क्या होगा केस, लेट्स कंसिडर दिस केस, ठीक है। हमारे पास कोई एक सा कंटूर है एस प्लेन में, ठीक है, और यहाँ पर दो पोल है, दो जीरो है हमारे पास, ठीक है, एक और जीरो यहाँ पर है, ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम है। नाउ z टाइम्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमें पता है कि भाई हमारे पास जीरो होगा तो उसके जो QS प्लेन में एनसर्कलमेंट बनेगा, ये QS प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, सो कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, तो उसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और वो कितने टाइम्स होगा कि जितने नंबर हमारे पास जीरोस के हैं। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस 2 है, उसका मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्कलमेंट होगा कितनी बार, तो कि 2 बार। सेम p टाइम्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हमारे पास जीरो की जगह पर पोल है तो वो एनसर्कलमेंट तो होगा ओरिजिन के कॉरस्पॉन्डिंग, लेकिन वो कितनी बार होगा, 3 बार, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 2 और 3 पोल है, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में होगा, तो होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि हम पोल की बात कर रहे हैं। सो 2 बार है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है,
3 बार काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, उसका मतलब अगर हम नेट एनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन फाइंड करें तो वो कितना मिलेगा, P माइनस जेड। ओके, तो टोटल एनसर्कलमेंट विल बी P माइनस जेड। अगर हमारे पास पोल जेड है, सो ऑल द टाइम योर वैल्यू ऑफ P माइनस जेड शुड बी ग्रेटर देन 0 ओनली। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई P माइनस जेड की वैल्यू है वो आपको लेस देन 0 मिले। उस केस में आप क्या करना पड़ेगा, दैट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू द ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपको -1 मिल रहा है इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो माइनस सजेस्ट दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नॉट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई हमारा जो QS प्लान है उसको हम S प्लान से कैसे मैप कर सकते हैं इन केस ऑफ वी आर हैविंग पोल एंड जीरोस आर एनक्लोज्ड बाय S प्लान। ओके, सो इसी को आप याद रखना है। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एनसर्कलमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको अभी आपको समझना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी मदद से हम स्टेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी आर क्लोजिंग टुडेस लेक्चर। व्हेन वी मीट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन फॉर नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। थैंक यू सो मच।